यूनिट 1 की सब यूनिट 1.3 तक कंप्लीट हो गई हैं और ये है यूनिट 1.4। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे पढ़ेंगे यूनिट 1.5 में। इसमें क्या है, विकलांगता के कारण और रोकथाम के बारे में देखना है। तो क्या कारण होते हैं, तो जन्म से पहले कारण होते हैं, जन्म के समय के कारण होते हैं और जन्म के बाद के कुछ कारण होते हैं। जन्म से पहले के कारण: आनुवंशिकता, माँ की अवस्था, स्वास्थ्य, संक्रमण। पहले 3 महीने में माँ को कोई भी रोग होना विकलांगता का कारण हो सकता है। माँ का RH फैक्टर भिन्न होना, माँ का अन्य प्रकार की बीमारी होना और दवाइयों का अत्यधिक प्रयोग करना, अत्यधिक एक्सरे करवाना, चोट लगने के कारण माँ के द्वारा अत्यधिक नशीली दवाइयों का लेना और बहुगर्भ की स्थिति। फिर जन्म के समय के कारण क्या होते हैं, जन्म से पूर्व प्रसव होना, समय में देरी होना, ऑक्सीजन की कमी, असामान्य प्रसव व औजारों से मस्तिष्क में चोट लगना, कम वजन से जन्म होना, शारीरिक विकृतियाँ, पीलिया, बहुगर्भ, समय अंतराल में अंतर, अन्य कारण हो सकते हैं। फिर आगे है जन्म के बाद वही RH फैक्टर में भिन्नता होना, शरीर के अंगों में जन्मजात विकृतियां होना, कम वजन, कुपोषण, संक्रमण, तेज बुखार, दस्त, उल्टी, निमोनिया, दवाइयों का दुष्प्रभाव, चोट व दुर्घटना। और एक है बीमारियों में जैसे डायबिटीज़ होना, हाई BP, जोड़ों का दर्द। ये सारे कारण विकलांगता के बनते हैं। तो रोकथाम कैसे की जा सकती है विकलांगता की, कुछ प्रिवेंशंस हैं। तो जैसे देखिए, हमारे देश की कुल जनसंख्या में लगभग 10% लोग किसी न किसी विकलांगता से ग्रस्त हैं। हमारे देश की जनसंख्या 1 अरब से ऊपर है। इसमें से लगभग 1 करोड़ लोग विकलांगता के शिकार हैं। ये विकलांग लोग अपने परिवार, समाज और देश के ऊपर एक बोझ होते हैं। बोझ होते नहीं बल्कि उनको बोझ समझा जाता है। और किसी ने सत्य ही कहा है कि रोकथाम इलाज से बेहतर और रोकथाम के विभिन्न उपायों से रोग और बीमारियों को रोका जा सकता है। क्या कहा है, मतलब रोकथाम जो होती है वो इलाज से बेहतर होती है और समाज में व्यक्तियों को विकलांगता के दुष्प्रभाव से रोका जा सकता है। कैसे रोकथाम के द्वारा रोका जा सकता है? रोकथाम के कार्य 3 स्तर पर होते हैं। एक तो प्राथमिक स्तर होता है, द्वितीयक स्तर होता है और तृतीयक स्तर होता है। प्राथमिक स्तर में कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो प्राथमिक रोकथाम, रोगों से बचने के लिए जो उपाय किए जाते हैं रोग होने से पहले, वो होता है प्राथमिक रोकथाम। निकटतम रक्त संबंधियों में विवाह नहीं होना चाहिए। सुरक्षित गर्भावस्था होनी चाहिए जिसमें माँ की आयु, सुपोषण आहार, गर्भावस्था में सही तरीके से जांच, संक्रमित रोगों से बचाव, अधिक एक्सरे से बचना, नशीली दवाइयों से बचना, एक्सरे से रोकथाम होनी चाहिए। और आगे है सुरक्षित प्रसव, जहाँ तक हो सके सभी डिलीवरी ट्रेंड नर्स की नज़र में होना चाहिए या अस्पताल में करवाना चाहिए। सुरक्षित शिशुकाल, तो शिशु के जन्म के बाद उसकी देखभाल सभी इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसको सभी की परिस्थितियों से, मतलब उसे जो है विभिन्न जो कठिन परिस्थितियां होती हैं उनसे बचाया जा सके। यहाँ पर कुछ गलत लिखा है। तो जैसे कि कौन कौन सुरक्षित शिशुकाल में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे साफ सफाई का ध्यान रखना, सुपोषण होना, टीकाकरण, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर सुरक्षित गर्भावस्था, सुरक्षित बाल्यावस्था, युवावस्था, दुर्घटनाओं से बचना, त्वचा रोग, शोरगुल से बचना, ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए। फिर टीकाकरण होता है, बच्चे के जन्म से लेकर 5 वर्ष तक उसे टीके लगते हैं और बाकी 15 साल की उम्र में भी टीके लगते हैं। एक रूबेला का टीका 15 साल में लगता है। 0 से 7 दिन के बच्चे को TB का लगता है और सबसे पहला टीका जो होता है जब बच्चे का जन्म होता है तो उसको BCG का टीका लगाया जाता है। फिर 3, 4 और 5 महीने में DPT जो कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव करता है। 8 महीने में MMR का टीका लगता है जो मम्स, रूबेला और मील्स से बचाव करता है। आगे देखते हैं 1 साल से TABC का टीका लगता है, 5 साल में हेपेटाइटिस B का टीका लगता है। फिर द्वितीयक रोकथाम आ जाती है। तो ये जो टीके लग जाते हैं ये प्राथमिक रोकथाम के अंतर्गत आता है। रोग होने से पहले ही बचाव की व्यवस्था कर ली गई, टीके लगवा लिए गए, अब उसको ये रोग नहीं होंगे बच्चे को। फिर आती है द्वितीयक रोकथाम। इसमें ये रोकथाम के वे उपाय होते हैं जो रोग हो जाने के बाद किए जाते हैं। इसके लिए शीघ्र पहचान बहुत ज़रूरी होती है। सभी रोगों की जल्द से जल्द पहचान होनी चाहिए ताकि उसका शीघ्र से शीघ्र डॉक्टरी और शल्य चिकित्सा की जा सके जिससे विकलांगता की रोकथाम की जा सके। उदाहरण है, यदि किसी बच्चे के कान में संक्रमण हो गया हो तो डॉक्टरी दवा से उसके कान की मवाद पस को निकाल सकते हैं और उसे कम सुनने की विकलांगता से बचाया जा सकता है। और यदि कान का पर्दा फट गया हो तो उसको ऑपरेशन के द्वारा नया पर्दा लगाया जा सकता है जिससे उसे सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी श्रवण शक्ति ठीक हो जाएगी। फिर आती है तीसरी तृतीयक रोकथाम। तो यह रोकथाम का अंतिम स्तर होता है और इस स्थिति में रोग अक्षमता या विकलांगता का रूप धारण कर लेती है। इस रोकथाम में पुनर्वास के उपाय किए जाते हैं जिनके द्वारा विकलांगता के दुष्प्रभाव को सीमित किया जाता है।
जैसे कि एक बहरा बच्चा है जिसका दवा या ऑपरेशन से इलाज नहीं किया जा सकता है, तो उसे हेयरिंग ऐड दिए जाते हैं, जिसे वो इससे अपने कान में लगाकर शिक्षा और वाणी का विकास कर पाते हैं। कुछ हद तक उनको सहायता मिलती है इस हेयरिंग ऐड से। फिर यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 पर आ गए हम लोग, और इसमें हम पढ़ेंगे श्रवण दोष के बारे में। श्रवण दोष क्या है? तो श्रवण दोष एक ऐसी अक्षमता होती है जिससे प्रभावित व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सुनने और समझने में कठिनाई होती है। श्रवण शक्ति मौखिक संप्रेषण, अधिगम, मानसिक विकास और भाषा विकास का सबसे सशक्त साधन होता है। वे समस्त लोग जिन्हें सुनने के संबंध में कोई भी दोष या कठिनाई होती है उसे श्रवण अक्षमता या बधिरता कहते हैं। ये श्रवण यंत्रावली में अपर्याप्त विकास, बीमारी या किसी प्रकार की क्षति के कारण हो सकती है। श्रवण दोष को विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार जब बधिरता 55 डेसिबल या उससे अधिक हो तो शिक्षा के लिए, और यदि 70 डेसिबल से अधिक हो तो व्यावसायिक रूप से श्रवण विकलांग माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार जब बच्चों में श्रवण क्षति 31 डेसिबल और वयस्कों में 41 डेसिबल से अधिक हो तो उसे श्रवण बाधित माना जाता है। विकलांगजन अधिनियम PWD 1995 के अनुसार बेहतर कान में 60 डेसिबल से अधिक क्षति, इसमें क्या बताया है, अगर 60 डेसिबल से अधिक क्षति है तो वो विकलांगता की श्रेणी में आएंगे, श्रवण बाधिता की श्रेणी में वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहलाएगा। हो गया 60 डेसिबल से अधिक जिनमें क्षति होती है। फिर आगे देखते हैं हम। श्रवण अक्षमता 2 प्रकार की होती है, एक तो पूरी तरह से पूर्णतः बधिरता होती है और दूसरी होती है अल्प श्रवण अक्षमता। पूर्णतः बधिर क्या होता है? तो वे बच्चे जिनमें सुनने का स्तर 90 डेसिबल या उससे अधिक हो तथा श्रवण यंत्र लगाकर भी वो वाणी को सुनकर वाणी और भाषा का विकास नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो पूर्णतः बधिर बच्चे माने जाते हैं। फिर अल्प श्रवण अक्षमता, तो इन बच्चों में श्रवण शक्ति कम होती है, पूरी तरह से ये बधिर नहीं होते हैं, बल्कि इनमें कुछ श्रवण शक्ति होती है, लेकिन श्रवण यंत्र लगाकर सुनने की प्रक्रिया को सरल बना लेते हैं। ये इन बच्चों को श्रवण यंत्र विशेष प्रक्रिया द्वारा वाणी और भाषा का विकास किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं श्रवण दोष का वर्गीकरण। तो उम्र के, यहाँ पे डम लिखा है गलत, उम्र के अनुसार सबसे पहले जन्मजात। इस प्रकार का श्रवण दोष जन्म से ही उपस्थित रहता है और आनुवंशिकता व गर्भावस्था में समय के कारणों से होता है। जन्म के बाद यह किसी भी प्रकार श्रवण दोष, मतलब जो जन्म के बाद वाला होता है वो जन्म से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी समय हो सकता है, भाषा विकास से पहले भी और भाषा विकास के बाद भी। अगला हम देखेंगे गंभीरता के अनुसार। देखिए 0 से 25 डेसिबल तक सामान्य होता है, 26 से 40 डेसिबल अति अल्प की स्थिति होती है, 41 से 55 डेसिबल अल्प मॉडरेट की स्थिति होती है, 56 से 70 डेसिबल जो होती है अल्पतम की स्थिति होती है, मॉडरेट सीवियर, और आगे 71 से 90 डेसिबल गंभीर स्थिति हो जाती है, और 91 से ऊपर डेसिबल अगर है तो ये अति गंभीर प्रोफाउंड स्थिति होती है। इसमें विकलांग जो बधिर हो गया है बालक, उसको हेयरिंग ऐड से भी उनको सुनाई नहीं देगा। फिर आगे हम देखते हैं प्रकार के अनुसार, उम्र के अनुसार देखा, और ये गंभीरता के अनुसार। तीसरा है प्रकार के अनुसार। 2 प्रकार का होता है, एक है AC और BC। AC एयर कंडक्टिव और BC बोन कंडक्टिव। चलित श्रवण क्षति, जब AC का स्तर असामान्य और BC का स्तर सामान्य है तथा दोनों के बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक है तो उसे चलित श्रवण क्षति कहते हैं। संवेदी श्रवण क्षति, जब AC और BC दो असामान्य है, जब AC और BC दोनों असामान्य हैं तथा बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम है तो उसे संवेदी श्रवण क्षति कहते हैं। तो ये हो गया मिश्रित श्रवण क्षति के बारे में। तो आप इस वीडियो में इतना ही, आगे का वीडियो कल देखते हैं फिर इसमें। थैंक यू।